गिरा सर के अंदर का। अगर इस मच्छर की तरह तुमने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो अगली बारी तुम्हारी होगी। समझे कि नहीं समझे तुम? समझ गए? पूकी बैट पूकी बैट ने क्या कर दिया? पापी काम कर दिया, एक मच्छर को उड़ा दिया। प्रॉब्लम क्या हो रही थी? देखो, मैं बहुत अहिंसावादी व्यक्ति हूं। मैं किसी भी मतलब किसी भी जीव जंतु का कभी भी नुकसान जीवन में नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन तब तक जब तक वो मेरे आड़े ना आए। अब अपन वीडियो बना रहे हैं एक दिन, और एक दिन वीडियो बना रहे हैं, उसमें वीडियो में पूरे मच्छर सामने से कैमरे के सामने निकले, वो फोकस हिला देते तो पूरी 15-20 मिनट की वीडियो खराब कर दी। उस दिन हमने निर्णय लिया क्या कि मच्छर मारू यंत्र कहीं से ढूंढ के लाया जाए। तो ये मच्छर मारू यंत्र ढूंढ के लाए गए, जिसकी अभी 6 महीने की वारंटी बची हुई है। तो 6 महीने तक तो वो पता नहीं कितने मच्छरों का काम तमाम कर देगा। चलो, पूकी बैट से पापी काम। मैं इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें क्या बता रहा था? तो अपने 4 चैप्टर बच रहे हैं, एक मैप वर्क, एक डाउट सॉल्विंग बच रहा है। तो मतलब 6-7 क्लासेस और होना है अपनी। 6-7 क्लासेस के बाद में, ठीक है, 6-7 क्लासेस के बाद में खत्म नहीं हुआ अभी कार्यक्रम। अभी उसके बाद में 1 महीने तक और पढ़ना, क्योंकि तुम्हारा पेपर है 20 को है, 25 को है सोशल साइंस का पेपर, 25 को है, 25 फेब को, 20 को तो साइंस का है, ठीक है। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तब उसके बाद में 26 तारीख को नया साल बनाएंगे। इनफैक्ट 26 तारीख को भी नहीं, जब तुम्हारे पेपर खत्म होंगे तब नया साल बनाएंगे, ठीक है। तो एक थोड़ा सा रिकैप ले लिया अपन ने कि हाँ अपने 4 चैप्टर बच रहे हैं। तो 6-7 क्लासेस का अपने पास में अभी और वो है स्कोप। वो 6-7 क्लासेस में चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज आ जाओ एग्रीकल्चर चैप्टर, जो इसका शुभारंभ करते हैं। एग्रीकल्चर, खेती चैप्टर पढ़ेंगे आज, कृषि। ठीक है, टेस्ट पेपर नंबर 2 सॉल्व कर लिया है ना सबने? क्योंकि टेस्ट पेपर नंबर 3 की बारी आने वाली है। 5 तारीख को मिलेगा टेस्ट पेपर नंबर 3, और 5 के बाद में 15 तारीख को मिलेगा टेस्ट पेपर नंबर 4। चलो, चलो आज कर लोगे? हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लेना। दोनों नहीं किए, बहुत बढ़िया। तुम्हारे तो घर आऊंगा मैं बेटा, रुको, जिन जिन्हें सॉल्व नहीं किए। और घर आके फिर अगर तुमने टेस्ट पेपर नंबर 1 और 2 सॉल्व नहीं करे, टिकारा भाई से डर के रहना पड़ेगा तुम्हें। कहाँ पुरानी पुरानी पिक्चर आती थी, पुरानी पिक्चर का क्या नाम था उसका मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अच्छा ही कुछ नाम था उस पुरानी पिक्चर का, जिसमें विलन होता था चिकारा। एक आदमी था ना, टकला सा था, और बड़ी सी दाढ़ी रहती थी उसकी, डार्क स्किन टोन था, और क्या बोल सकते हैं कि वो जब वो आता था, एंट्री लेता था, ऐसा पीछे साउंड बजता था, काव काव काव, ठीक है, काव काव, कौओं का साउंड बजता था पीछे, बैकग्राउंड म्यूजिक। वो उसका सेट था कि उस विलन की एंट्री पे बैकग्राउंड म्यूजिक कौओं का बजता था, काव काव। और फिर चिकारा से दुश्मनी यानी कि मौत से दोस्ती, काव काव, और चिकारा ने गोली मार दी थी। तो चिकारा भाई वो बेंचमार्क थे विलन्स के लिए, कि विलन हो तो चिकारा भाई जैसा हो। जानते, देखा चिकारा भाई कभी पिक्चरों में? हिस्ट्री का चैप्टर 4 इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि चैप्टर 4 बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है। जो बोर्ड एग्जाम में आ रहा है वही पढ़ोगे ना। 1 महीने बाद बोर्ड है, और दूसरे चैप्टर पढ़ के क्या करोगे? ठीक, चलो दोस्तों शुरू किया जाए। पहला 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 जो टॉपिक है अपने पास एग्रीकल्चर चैप्टर में, वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो शुरू कर रहे हैं यहां से। बस अब बस शांत हो जाओ, मुंह पे उंगली रख लो सारे बच्चे। गुड। चलो, तो एग्रीकल्चर चैप्टर में देखें अगर, तो एग्रीकल्चर चैप्टर शुरू होता है। एग्रीकल्चर चैप्टर में पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है और एक बहुत सारा क्या है, फैक्चुअल पार्ट है। तो थ्योरेटिकल पार्ट जो एग्रीकल्चर चैप्टर का, वो मैं समझाता हूं। जैसे टाइप्स ऑफ फार्मिंग वाला टॉपिक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग वाला एक जो टॉपिक है,
तो इस टाइप्स ऑफ फार्मिंग वाले टॉपिक में क्या बताया गया आपको कि किस किस प्रकार से खेती होती है। तो खेती के 3 टाइप बताए गए हैं, एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक कमर्शियल फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की अगर हम बात करें तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या कहती है कि जो पुराने तरीके से सबसिस्टेंस के लिए की जा रही खेती है, मतलब जिससे आप सिर्फ अपना जीवन यापन करने वाले हो, ठीक है, तो उसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं कि पुराने तरीके से की जाने वाली खेती जिससे आपका सिर्फ जीवन यापन होगा, वो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहलाएगी। दूसरा होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ये फार्मिंग भी क्या की जा रही है, सबसिस्टेंस के लिए ही की जा रही है, लेकिन ये इंटेंसिव होती है जिसमें आप क्या करते हो, एग्रीकल्चरल लैंड पे प्रेशर ज्यादा बनाते हो। और तीसरी है कमर्शियल फार्मिंग। तो चैप्टर का एक पार्ट तो आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग का हो गया, ठीक है। दूसरा चैप्टर का जो टाइप है तो वो क्रॉपिंग पैटर्न पे बताया गया, जिसमें आपको राबी, खारिफ, ज़ैद 3 क्रॉपिंग सीजन के बारे में बताया गया। और तीसरा फिर क्या है, फिर क्रॉप्स के बारे में बताया गया चैप्टर में। तो क्रॉप्स के बारे में क्या बताया गया, जैसे कुछ ग्रेन्स वाली फूड क्रॉप्स होती है जो अनाज होता है, कुछ फूड क्रॉप्स होती है जो अनाज नहीं होती है, कुछ फूड क्रॉप्स होती है जो नॉन फूड क्रॉप्स की कैटेगरी में आती है, कि मतलब कुछ क्रॉप्स होती है जो नॉन फूड क्रॉप्स की कैटेगरी में आती है कि उन फसलों को उगाया जाता है लेकिन खाया नहीं जाता है। ऐसा होता है क्या सर, सारी फसल खाते हैं हम तो जैसे कॉटन खाओगे, कॉटन ठूस दो तुम्हारे मुंह में कॉटन, तो कॉटन भी क्या एक फसल है, उगाया जाता है लेकिन वो खाने वाली नहीं है ना, खाते थोड़ी ना कॉटन को, तो नॉन फूड क्रॉप में आती है, समझ गए। फिर उसी के साथ साथ में एक टॉपिक दिया गया टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो ये पूरे चैप्टर की क्या है, रूपरेखा है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको इस तरह से बताया गया है। फाइन, अब अपन टाइप्स ऑफ फार्मिंग से शुरू करें अगर, तो व्हेन वी स्टार्ट विद दिस की अलग अलग तरह की फार्मिंग कौन सी होती है, तो पहली फार्मिंग है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस मतलब जो पुराने समय में अपने जीवन यापन के लिए खेती की जाती थी। की पॉइंटर्स ध्यान रखना, जैसे दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल लैंड्स, बहुत बड़े स्केल पे नहीं कर रहे, छोटे छोटे खेतों में की जाती है। इसमें प्रिमिटिव टूल्स, पुराने टूल्स का इस्तेमाल किया, जैसे हो, दाव, डिगिंग स्टिक को क्या कहते हैं, सब्बल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हल, कुल्हाड़ी, ये इस तरह के औजार जो होते हैं, इन औजारों का इस्तेमाल करके क्या क्या किया जाता है, पुराने समय में खेती की जाती थी, उसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, ठीक है, उसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, समझ गए, उसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। उसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में आप बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर वगैरह ऐड नहीं करते हो, आप पुराने तरीके से खेती कर रहे हो, तो आप पुराने ही मेथड पे डिपेंडेंट हो कि सॉइल की जितनी नेचुरल फर्टिलिटी है, धरती मां है, धरती जितना दे दे उतना क्या है, पर्याप्त है। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मतलब कि जो प्रकृति से आपको नेचुरली मिल गया, आप उसी से पर्याप्त रहते हो, आप बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रोडक्शन ले लें। फाइन, तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से की जाती है, जिसकी एक प्रोमिनेंट टाइप है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग क्या होता है, जिसे अपन अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे मिल्पा कहा जाता है मेक्सिको में, कोनुको इन वेनेजुला कहा जाता है, इंडिया में आप देखोगे तो जुमिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जिसमें क्या होता है कि एक प्लॉट ऑफ लैंड देखते हैं जिसमें पेड़ होते हैं, तो उस प्लॉट ऑफ लैंड पे से क्या करते हैं, जो प्लॉट्स पेड़ होते हैं उन पेड़ों को क्या कर दिया जाता है, उस प्लॉट ऑफ लैंड से उन पेड़ों को काट दिया जाता है, ठीक है। पेड़ों को जब काट दिया जाता है तो पेड़ों को काटने के बाद में उनकी जो रिमेन्स रहते हैं, उन रिमेन्स में आग लगा दी जाती है। अब इन रिमेन्स में जब आग लगा दी जाती है तो यह आग जलने से क्या होता है, राख बनती है, और उस राख को आपको क्या देखने को मिलता है, उस राख में फिर खेती की जाती है, ठीक है। उस राख में ही सीड्स वगैरह सो कर दिए जाते हैं, और सीड्स वगैरह सो करके बारिश होती है तो पानी मिल गया, वो राख को ही फर्टिलाइजर बना लिया और उसमें खेती होती है। 2, 4, 5, 10 साल तक खेती करते हैं, जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है तो वो दूसरी जगह पे जाते हैं, यहाँ वापिस जंगल बनना शुरू हो जाएगा, फिर इसको खाली छोड़ दिया, दूसरी जगह पे पेड़ काटते हैं, स्लैश एंड बर्न, और फिर खेती करते हैं, ठीक है। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग अगेन अगर रिकैप करें तो ओल्ड प्रिमिटिव तरीके से जो सस्टेनेंस के लिए फार्मिंग की जाती है उसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, जिसमें आप स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करके खेती करते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, मॉनसून। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग किस चीज पे डिपेंड करती है, मॉनसून पे डिपेंड करती है। कहां जा रहा है एक आदमी घुस गया दोस्तों अपने इसमें, क्या चाहिए, काई का कॉन्ट्रैक्ट, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सामने आओ, बच्चों के कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे हो तुम, कितने बच्चे इन्हें पहचानते, इधर बताओ इधर आओ, क्या चाहिए कॉन्ट्रैक्ट,
कितने बच्चे ने पहचानते क्लास में, बताएंगे क्या? चैट तो बंद करके कि क्या बताएंगे? कैसे घुसा है तुम स्टूडियो में? 11-12 के टीचर 9-10 की क्लास में घुसते हो। बच्चे तो हमारे पास ही आएंगे। सर ये बात भी सही है। मेरे हिसाब से है ना, वो हो ही गया था काम। ये रहा जाओ, खुश रहो, जीवन जियो। ठीक है, ये सिद्धार्थ सर है। सिद्धार्थ सर को कितने बच्चे जानते हैं? हम्म, 11-12 में जब तुम जाओगे ना तो पॉलिटिकल साइंस तुम्हें पढ़ाएंगे ये। पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं। चलो, इफ यू नो यू नो, क्या लिख रहे हो तुम? चलो, ठीक है। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की अगर बात की जाए तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में पुराने तरीके से जो खेती की जाती है, ठीक है, पुराने तरीके से खेती की जाती है, जो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे खेती की जाती है, जिसमें पुराने टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंडेंट होती है, उसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इसे स्लैश एंड बर्न, जुमिंग और अलग अलग देशों में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, तो इस पर अपन एक वीडियो भी बनाएंगे, और इसमें क्या होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि वो आ सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़े। अगर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब क्या है कि ये फार्मिंग भी आप सस्टेनेंस के लिए ही कर रहे हैं, खुद के लिए ही, ठीक है, लेकिन अब दिखती बात है क्या कि अब आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, तो इसके लिए आप इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग पे डिपेंडेंट होते हैं। अब ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होती है, तो फार्मर्स प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट फॉर लिमिटेड लैंड। ठीक है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, लिमिटेड लैंड से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करने का प्रयास करते हैं, कि लिमिटेड लैंड है, उस लिमिटेड लैंड में से जितना ज्यादा आउटपुट निकल के आ सके वो निकालने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो फार्मर्स प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम लिमिटेड लैंड। ठीक है, तो जमीन छोटी ही है लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहिए। कैसे लोगे, मार मार के थोड़े निकालोगे जमीन से, तो आप जमीन पे ज्यादा से ज्यादा हैवी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, और एक कारण ये भी है कि लोग इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते। राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है कि जैसे जैसे आपको ये देखने को मिलता है कि पहले एक ताऊजी थे, ताऊजी बहुत अमीर हुआ करते थे। ठीक है, ताऊजी के पास बहुत जमीन थी, लेकिन ताऊजी बहुत साधारण जीवन जीते थे। ठीक है, सिंपल कुर्ता पैजामा, धोती पैजामा पहनते थे, घी रोटी खाते थे, खुश रहते थे, लेकिन उनके पास बहुत सारी जमीन होती थी। फिर क्या होता है, फिर ताऊजी के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो मतलब ताऊजी इन द सेंस कि दादाजी वाली बात कर रहा हूं मैं, ताऊ। ठीक है, फिर उनके 3 लड़के हुए मान लो। ठीक है, तो लेकिन पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, लड़कियों को तो जमीन दी नहीं, लड़कों में जमीन बांट दी, तो अब इस जमीन के 3 हिस्से हो गए। अब ये जो उनके 3 बेटे थे, उनके 3 बेटों के भी क्या है, किसी के 2 बेटे हो गए। अब ये 2 बेटे जो हुए तो इनके बीच में 2 हिस्से हो गए होंगे। अब इन 2 बेटों के भी मान लो किसी के 3 बेटे हो गए, तो इस लैंड के 3 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता चले गया कि ये आज की जनरेशन है जो अपने आप को अमीर मानती है। कैसे कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते अब बची जमीन इतनी है उनके पास, लेकिन उनको कपड़े ब्रांडेड पहनना है, तो इस सेंस में ताऊजी रॉक्स। लेकिन खैर कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो कहानी यहाँ पे क्या है ना, कहानी ये है कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते जैसे जैसे परिवार में संपत्ति बढ़ती चली जाती है, तो जो सब्सिक्वेंट जनरेशन आएगी, वो सब्सिक्वेंट जनरेशन के पास में लिमिटेड लैंड रह जाएगी, क्योंकि डिवीजन होता चले गया। तो सब्सिक्वेंट जनरेशन जो बचेगी, जो आएगी, उनके पास जमीन बहुत कम रह जाएगी। ठीक है, सब्सिक्वेंट आगे आने वाली जनरेशन के पास में जमीन बहुत कम रह जाएगी, और जब कम जमीन रह जाएगी तो उस कम जमीन में क्या होगा, आपको देखने को मिल रहा है कि परिवार तो बढ़ गया ना, लेकिन जैसे ताऊजी के 3 बच्चे थे, तो हो सकता है कि किसी इनमें से भी एक बच्चे के 2 या 3 बच्चे होंगे। तो
परिवार तो उतना ही बड़ा पालना है, लेकिन रिसोर्सेस कम हो गए। तो अब क्या है, अब जितना रिसोर्स है आप उसी से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे। तो ड्यू टू राइट ऑफ इनहेरिटेंस इट्स एसोसिएशन विद इंटेंसिव, मतलब राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट्स एसोसिएशन विद द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो जैसे जैसे परिवार में संपत्ति बढ़ते चले गई, लैंड साइज होल्डिंग कम होते चले गई, लेकिन फैमिली तो बढ़ रही है, तो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे भी ज्यादा प्रेशर होता था। ठीक है, लेबर इंटेंसिव कंपेयर टू फार्मिंग। अब क्या होता है कि ये जो फार्मिंग है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इन दोनों में ही आपको क्या देखने को मिलता है ना, कि आप मशीनरी या फिर मॉडर्न इनपुट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो। तो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी। फिर साथ ही साथ क्या है कि अब जमीन छोटी है, प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। कैसे निकालोगे ज्यादा प्रोडक्शन छोटी जमीन में से? तो ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल एंड इरिगेशन इज रिक्वायर्ड फॉर हायर प्रोडक्शन। की प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो बायोकेमिकल इनपुट्स वगैरह के डोजेस जो है बहुत ज्यादा डाले जाते थे। हाई डोजेस वर यूज्ड ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। ठीक है, तो हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल एंड इरिगेशन इज रिक्वायर्ड फॉर हायर प्रोडक्शन ऑफ हायर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होगी। और तीसरी टाइप ऑफ फार्मिंग जो है वो है कमर्शियल फार्मिंग, जिसमें क्या हो रहा है ना, जिसमें दिखती बात है फूड ग्रेन्स आर कल्टिवेटेड फॉर दी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेलिंग इनटू द मार्केट, कि फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया जाएगा और इनको क्या किया जाएगा, मार्केट में बेचा जाएगा। ठीक है, फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचा जाएगा, तो इसे कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। कमर्शियल फार्मिंग क्या है, यू आर यूजिंग हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके मार्केट में बेच सको, तो आप मॉडर्न इनपुट का इस्तेमाल करोगे, मशीनरी का, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का। फाइन, कमर्शियल फार्मिंग इज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो आप खेती कर रहे हो, जैसे आपने क्या किया, आपने बहुत ज्यादा आलू प्रोड्यूस किए, लेकिन वो आलू आप सीधे क्या कर रहे हो, वेयर हाउस में पहुंचा रहे हो, वहां पे आलू की चिप्स बन रही है। तो इस तरह से कमर्शियल फार्मिंग जो होती है, तो उसमें क्या होता है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में एक इंटरफेस होता है। शुगर केन प्रोड्यूस हो रहे हैं, शुगर केन सीधे शुगर मिल में जा रहे हैं, शुगर बन गई। फाइन, तो देयर इज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया फॉर प्रॉफिट अर्निंग। और जब ऐसा होता है कि एक सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया पे ग्रो करते हो, तो उसे आप क्या कहते हैं, प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि एक बड़े प्लॉट पे आप एक जैसी क्रॉप ग्रो कर देते हो। तो जैसे साउथ इंडियन मूवीज में आपने देखा होगा कि वो विलन दौड़ रहा है, उसके पीछे हीरो दौड़ रहा है। कहां दौड़ रहे हैं, तो बनाना फील्ड्स हैं, तो बनाना के पेड़ ही पेड़ लगे यहां से वहां तक, जहां तक देखोगे बनाना ही बनाना के पेड़ दिखेंगे। तो वो प्लांटेशन फील्ड जो होती है ना, उस तरह की प्लांटेशन फील्ड जो होती है जहां पे लार्ज स्केल पे एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, उसे कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, उसे कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। क्लियर है? बताओ, इज दैट क्लियर? हिस्ट्री का चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ना मेरे लाल, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आएगा। तीनों टाइप ऑफ फार्मिंग में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। तीनों टाइप ऑफ फार्मिंग में बेसिक बेसिक पॉइंट जो थे वो मैंने आपको यहां पे डाल के दिए हैं। ठीक है, इससे आपको तीनों पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, मैं चैट को प्राइवेट करके एक बार पोल दे ही देता हूँ। चलो भैया, क्लियर हुआ? एक पोल दिया है मैंने तुम्हें, पोल अभी आया नहीं क्या? करेक्टली मैच पेयर बताओ, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, करेक्टली मैच्ड। हाँ, बताओ बताओ बताओ, व्हाट डू यू गाइस थिंक? इसमें क्या लगता है तुम्हें? पोल आया तुम्हारे पास? चैट में नहीं बताना, पोल में बताना है। चैट में नहीं बताना मेरे लल्ला।
चलो क्लियर हुआ? सी इज द राइट आंसर, यस। देखो कमर्शियल फार्मिंग जो है, कमर्शियल फार्मिंग में हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट का इस्तेमाल होता है। ये ही टू अ लार्ज एक्सटेंट सही लग रहा है, क्योंकि दूसरे ऑप्शंस जो हैं जैसे प्रैक्टिस ऑन लार्ज पैचेस ऑफ लैंड, सिंगल क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन फार्म, सिंगल क्रॉप प्रोडक्शन फार्मिंग, प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, ये तीनों ही मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 6th अटेम्प्ट हुआ। लेट मी सी दिया 88% बच्चों ने। लीडर बोर्ड देखें जरा, नो लीडर बोर्ड फाउंड, मोए मोए हो गया। ठीक है, लीडर बोर्ड क्यों नहीं आ रहा है? मैं वही बोल रहा हूं, जो बच्चे बोलते हैं मैं जब भी जल्दी आंसर देता हूं लीडर बोर्ड नहीं खुलता, बेटा तुम लोग कुछ गड़बड़ करते हो। ठीक है, तो अब ये बताओ मुझे कि इन तीनों में कोई डाउट है क्या? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, इंटेंसिव सबसिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग में? अगर नहीं है तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो डाउट है तो बताओ। पोल आया था। प्रिमिटिव फिर से बता दो। प्रिमिटिव मतलब देखो नाम से समझो, पुराने तरीके का जो फार्मिंग होती है, पुराने तरीके की जो फार्मिंग होती है प्रिमिटिव। सबसिस्टेंस मतलब जीवन यापन के लिए, तो स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे बिना किसी मॉडर्न इनपुट के नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और रेनफॉल पे डिपेंडेंट होकर जो आप खेती करते हो उसको प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, रेस्ट इन पीस हो गया लीडर बोर्ड। नो लीडर बोर्ड ऑन पीसी। पीसी छोड़ो, मेरे मोबाइल पे नहीं आया तो मैं पीसी की पढ़ी है। प्लांटेशन में लेबर इंटेंसिव मतलब जहां पे मशीन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, जहां पे काम हाथ से करते हैं लोग, वो लेबर इंटेंसिव कहलाता है। जहां पे मशीन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, काम हाथ से करते हैं लोग, उसे लेबर इंटेंसिव कहते हैं। प्लांटेशन मतलब जैसे एक बड़ा सा पैच ऑफ लैंड है, उस पर आप सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप, बनाना प्लांट लगे तो बनाना प्लांट ही बनाना प्लांट लगे, बनाना प्लांट बनाना प्लांट बनाना प्लांट बनाना प्लांट बनाना प्लांट। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे आप? जब सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, उस टाइप की फार्मिंग को आप प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं। जैसे बनाना हो गया, कॉफी हो गया, टी हो गया, शुगर हो गया, मतलब शुगर केन का भी क्या है, शुगर केन प्लांटेशन नहीं होता। बेसिकली प्लांटेशन में ये होता है कि वो क्रॉप्स जो प्लकेबल रहती है, जैसे बनाना पेड़ लगा दिए ना आपने, पेड़ हर बार नए पेड़ थोड़ी लगाओगे, एक ही पेड़ लगा दिए बस बनाना तोड़ते जाओगे। टी और कॉफी में भी होता है कि जब बाहर आती है तब पत्तियां तोड़ दी जाती है या फिर कॉफी बीन्स तोड़ लिए जाते हैं, वो चीज रहती है। अगला टॉपिक जो है, क्लियर हो गया? सबसिस्टेंस। निंजा हथौड़ी, निंजा हथौड़ी के साथ में अपने थप्पी दे दी उसको। निंजा हथौड़ी लगाने के पीछे का कारण यह है, ठीक है, निंजा हथौड़ी लगाने के पीछे का कारण यह कि मैं आपको एक निंजा टेक्निक बताने वाला हूं। किस चीज को याद करने की? निंजा टेक्निक बताने वाला हूं, क्रॉपिंग पैटर्न को याद करने वाली। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है वो समझा देता हूं। क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है, चैट बंद कर देना तो मानोगे नहीं। थप्पी बोला मैंने, थप्पी थप्पी, ठीक है। बच्चे डार्क डार्क लिखने लगे। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो रहती है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का क्या रहता है ना कि ऐसा नहीं कि कभी भी उठे और खेती कर ले, हर चीज का एक समय रहता है। कैसा समय रहता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कि समय और मौसम रहता है कि बारिश के समय में कुछ फसलें ग्रो होती है, तो बारिश में भी कब उसको बीज लगाना है, कब वो पौधा बनेगी, कब उसको काटना है, उसकी एक उम्र रहती है, एक मियाद रहती है। तो अगर आप देखोगे कि एक पूरा ईयर जो रहता है, तो एक पूरे ईयर को अपन, आप स्कूल जाते हो ना, तो स्कूल जाते हो वहीं से शुरू करते हैं। जैसे आप स्कूल जून जुलाई में शुरू करते हैं अपन, तो जून जुलाई से आपका एक ईयर चालू होता है और एक ईयर पूरा आपका स्कूल का खत्म हो जाता है अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, ठीक है। मार्च अप्रैल में आपका स्कूल का एक पूरा ईयर खत्म हो जाता है। मार्च अप्रैल में आपका एक स्कूल का ईयर पूरा खत्म हो जाता है, जून जुलाई में चालू होकर मार्च अप्रैल में खत्म हो जाता है। तो अब क्या बताया गया है यहाँ पे कहानी अच्छे से समझना। हाँ, यहाँ पे कहानी यही बताई गई है कि बेसिकली क्या है, बेसिकली आपको क्रॉपिंग सीजन्स को याद रखना है। मैं आपको 3 ट्रिक बता रहा हूं, 3 निंजा टेक्निक बता रहा हूं कि आपका स्कूल चालू होता है और स्कूल चालू होके एक
हाफ ईयरली एग्जाम होता है तो वो एक पीरियड रहता है, तो अपन वही बोल रहे हैं कि एक पीरियड आपका जो रहता है कि जून जुलाई से आपका स्कूल चालू होता है, अक्टूबर तक आपका एक मिड टर्म जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, एक ब्रेक हो गया आपका, फिर वही क्या है अक्टूबर नवंबर से आपके टर्म 2 शुरू होते हैं और मार्च अप्रैल में आपके फाइनल एग्जाम खत्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर मार्च अप्रैल से मई जून तक आप क्या है, मार्च अप्रैल से मई जून तक आप खुले सांड की तरह घूमते हो, ठीक है, तब आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तब आप एंजॉय करते हो 2-2.5 महीने। क्लियर हुआ? तो हम वही चीज यहां पे समझने वाले हैं क्या, कि अगर आप जैसे देखोगे तो 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, तो आपका एक टर्म 1 के हिसाब से होता है, एक टर्म 2 के हिसाब से होता है, गर्मी की छुट्टी के हिसाब से होता है। तो जो एक होता है खारिफ, एक होता है राबी, एक होता है जेड सीजन। खारिफ सीजन में क्या होता है ना, अब निजा टेक्निक ये है कि आपको तीनों सीजन में बस 4 चीज ध्यान रखना है कि कब सो किया जाता है, मतलब कब बीज लगाया जाता है, कब उसे हार्वेस्ट किया जाता है, कब फसल को काटा जाता है, फसल कौन सी ग्रो की जाती है, और पानी कहां से मिलता है किस सीजन में। तो अगर हम देखें सोइंग पीरियड, तो सोइंग पीरियड की अगर हम बात करें तो सोइंग पीरियड की बात करें तो क्या, विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून खारिफ क्रॉप्स आर सोन। ठीक है, जब बारिश आने वाली रहती है ना तब फसल को लगाया जाता है। विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून खारिफ क्रॉप्स आर सोन। ठीक है, तो विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून जैसे जून जुलाई में क्या है, फसल लगा दी। हार्वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, हार्वेस्टिंग पीरियड मतलब उसको काटोगे कब, तो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में उस फसल को क्या कर ली जाती है, काट लिया जाता है, उस फसल को काट लिया जाता है। और फिर क्या होता है कि हार्वेस्टिंग पीरियड हो गया सितंबर अक्टूबर, और फिर क्रॉप्स जो है, तो कौन कौन सी फसल लगती है इस टाइम पीरियड में। टर्म 1 हो गया आपका कंप्लीट। हाँ, टर्म 1 की कहानी से ध्यान रखना। तो जैसे क्या होता है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो होगी ना, जिन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, क्योंकि बारिश का समय है ना ये पूरा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये बारिश के समय, तो वो फसलें जिनको पानी ज्यादा चाहिए रहता है। तो जैसे राइस जो होता है, पैडी। अब देखो, याद रखने की टेक्निक बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्या कि बारिश के दिन है, कहीं घूमने जा रहे हैं, गाड़ी रोक के हम फिर भुट्टा सिकवाते हैं, फिर भुट्टा खाते हैं, तो वो मेज भी खरीफ सीजन की ही क्रॉप होगी। ठीक है, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, तो ये सारी क्रॉप्स जो है ये क्या है, खरीफ की क्रॉप्स रहेंगी। गॉट इट? अब कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक से दिमाग लगा के। जैसे अब दिखती बात है कि बारिश के समय भुट्टा खाने को मिलता है, तो वो बारिश की क्रॉप है। ठीक है, फिर आ जाओ टर्म 2 आपका जब चालू होता है, कब, अक्टूबर नवंबर। तो विद द ऑनसेट ऑफ विंटर्स, विंटर्स जैसे आते हैं ना, तो विंटर्स के साथ में ये फसल को सो किया जाता है अक्टूबर नवंबर में, आपका टर्म 2 जब चालू हो रहा है। और जब टर्म 2 खत्म होता है आपका मार्च अप्रैल में, इन फसलों को हार्वेस्ट कर जाते हैं, इन्हें राबी क्रॉप्स कहा जाता है। याद रखने की टेक्निक बताऊं, मेरा नाम क्या है घर पे, रवि, मेरा बर्थडे कब आता है, जनवरी। तो ये जो जनवरी वाला जो पीरियड है, ठीक है, जनवरी वाला जो पीरियड है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, राबी सीजन। ठीक है, सिंपल, जो आपका टर्म 2 वाला रहता है ऐसे। अब इसमें क्या फसलें लगती होगी, तो लॉजिक लगाओ। जैसे गेहूं के खेत जो होते हैं, तो वो बारिश विंटर्स के टाइम पे, वीट हो गया, बार्ले, पी, ग्राम्स, ठीक है, मस्टर्ड, सरसों के खेत। जैसे आपने देखोगे ना, वो शाहरुख खान की वो वाला पोज वाली जो मूवी है, कौन सी मूवी है वो, तो उसमें डांस कहाँ चल रहा होता है, पीले पीले सरसों के खेत होते हैं। पीले पीले सरसों के खेत नहीं देखना है ना शाहरुख खान देखना है ना हीरोइन, आपको देखना है कि उस खेत में उस समय पे क्या रहता है, धुंध छाई हुई रहती है, मतलब ठंड का समय है, स्वेटर डाली रहती है उसने, है ना, स्वेटर डाली रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि ठंड के टाइम पीरियड में सरसों होती है। लॉजिक है, फाइन। तो क्या हो रहा है, इस तरह से आप क्या राबी क्रॉप की बात कर रहे हैं कि ये राबी क्रॉप हो गई, तो खारिफ हो गई, राबी हो गई। अब आते हैं अपन खारिफ और राबी के बाद में किस चीज पे, अच्छा इस समय तो बारिश से ही पानी मिल जाएगा। राबी क्रॉप में क्या होता है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के कारण, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन के कारण हमारे यहाँ बारिश हो जाती है, कभी कभी महावट का पानी जिसे कहते हैं, या फिर जो डैम में पानी भरा रहता है तो नहर के थ्रू वो पानी पहुंचाया जाता है, तो कैनाल्स वगैरह से या फिर साइक्लोन वगैरह से पानी मिल जाता है राबी क्रॉप्स को। जेड अगला सीजन है, जेड सीजन। तो जेड सीजन में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो मार्च अप्रैल में सो किया जाता है और मई जून में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, शॉर्ट टाइम पीरियड की जो फसलें होती हैं, जो गर्मी की छुट्टी वाली चीज होगी। ठीक है, जैसे गर्मियों में क्या, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स, ये सारी क्रॉप्स अपन खाते हैं। ठीक है, ये सारी क्रॉप्स मिल जाती है मतलब अपने को। और इस समय पानी कहां से मिलेगा, तो प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन, किसी का ट्यूबवेल है, किसी का लेक है, वेल है, उनमें से पानी निकाल के डाल देते हैं। तो ये 3 क्रॉपिंग पैटर्न है, ध्यान रखना। कुछ कुछ क्रॉप्स एनुअल क्रॉप होती है, जैसे शुगर केन एक एनुअल क्रॉप है जो ऑलमोस्ट ईयर ले लेती है, लेकिन मेनली 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं। और कुछ कुछ फसलें जो होती है, जैसे जहां पे हमेशा पानी की अवेलेबिलिटी रहती है, तो ऑस, अमन, बोरो 3 टाइम पे
चावल की फसल लगाई जाती है उन क्षेत्रों में जहां पानी की अवेलेबिलिटी पर्याप्त रहती है। तो औसमन बोरो अलग अलग टाइम पीरियड में ही जो चावल को जैसे अब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये मूंग लिखा है तो मूंग खारिफ क्रॉप है, लेकिन लोग मूंग की खेती जेड टाइम पीरियड में भी करते हैं। ठीक है, तो गर्मी के मूंग कहते हैं इन्हें, और इन्हें कहते हैं बारिश के मूंग की फसल, गर्मी के मूंग की फसल। तो कुछ क्रॉप्स को मल्टीपल सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली ये क्लासिफिकेशन है। यहां तक क्लियर है? बताओ जरा। ब्लैक स्क्रीन कहां है? हट, चल जुट्टे। क्लियर है? क्रॉपिंग सीजन, हमारा जो साइंस वाला चैनल है, ठीक है, उस पे अपन ने उन पे अपन ने 100 मिलियन टचवुड होगा, ठीक है, अपन ने 100 के सब्सक्राइबर्स जो है 100 के प्यारे बच्चों का परिवार बन चुका है साइंस वाला चैनल। अब फटाफट से कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज टीम के भी 100 के करवाओ, ठीक है। तो ऐसा रहना कि सारी टीमें तन्नाट है, वो रेगुलरली देखो, आप एक एक दो वन शॉट डेली दे रहे हैं 11th वाले बच्चों के लिए, और तुम अब जब 11th में चले जाओगे तो तुम्हारे लिए समर्पित रहेंगे, पूरे साल पढ़ाएंगे तुम्हें, ठीक। तो कैसा लग रहा है तुम्हें वाला चैनल? प्लांटेशन एंड कमर्शियल फार्मिंग में डिफरेंस देखो बाबू। कमर्शियल फार्मिंग मतलब कि वो खेती जो आप बेचने के पर्सपेक्टिव से कर रहे हो, ठीक है। तो नॉर्मल खेती में भी जब आप बहुत ज्यादा मॉडर्न इनपुट डाल के ज्यादा प्रोडक्शन ले रहे हो, उसको मार्केट में बेच रहे हो, तो कमर्शियल फार्मिंग ही कहलाएगी। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में जब एक ही जैसी क्रॉप को लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है तो उसका एक टाइप है प्लांटेशन। प्लांटेशन फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, आप नहीं हो, नहीं तो और अच्छा लगता। 11th-12th में मैं क्या पढ़ाता तुम्हें? केमिस्ट्री पढ़ाऊं, बायोलॉजी पढ़ाऊं, फिजिक्स पढ़ाऊं? पीटी टीचर बन जाओ क्या तुम्हारा क्लास 11th का? क्लास 11th के पीटी टीचर दिख रहा सर है? शिवम अग्रवाल पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। चलो ठीक है, तीनों तीनों समझ में आ गए? एक बार बता दो जल्दी तो आगे बढ़ूं फिर मैं। अब अपन ने क्रॉपिंग पैटर्न समझ लिया है, तो क्रॉपिंग पैटर्न समझने के बाद पे चलो इस सवाल का जवाब दो इसी बात पे। राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, ठीक है, राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर। गिवन स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू राबी क्रॉपिंग सीजन। राबी क्रॉपिंग सीजन से आपको स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। बताओ। राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, sown from October to December and harvested from April to June. Important crops are maize, cotton, jute. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश are important for the production of wheat. ठीक है, हाँ जी बताइए। अक्टूबर टू दिसंबर, हाँ मतलब वही अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ज्यादा उसमें दिमाग मत लड़ाना है, अप्रैल जून, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स मेज, कॉटन, जूट, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलो करो करो करो, अटेम्प्ट करो। अरे पोल तो दे दो सर, स्टाइल में खड़े हो गए, पोल दिया ही नहीं अभी। ठीक है, पोल दे दिया। हाँ पोल आया बेटा, भी आया। सेलेक्ट करो, व्हाट डू यू गाइस थिंक, व्हाट इज द राइट आंसर। चैट बंदे प्राइवेट करके रखी मैंने, मतलब तुम चैट में लिख जरूर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम स्मार्ट लोगों बढ़िया चैट में आंसर लिख देते हो, लेकिन किसी को किसी की चैट दिख ही नहीं रही है, क्योंकि मैंने प्राइवेट कर दी है। पहले आंसर दो पोल पे, ठीक है, और फिर उसके बाद चैट दिखाऊंगा मैं। मेजोरिटी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। जयपुर में मीटअप प्लीज, बस निकल ही रहा हूं अभी घर से। पढ़ो यार, सब कुछ पढ़। क्या बोला है कि नया साल मनाएंगे जब पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद।
तो अभी तब तक कुछ नहीं सोच रहे, तब तक सिर्फ एक चीज सोच रहे हैं, क्लास का कंटेंट, बच्चों के पेपर अच्छे जाएं, फिर उसके बाद सब कुछ। चैप्टर वाइज वेटेज बता दो। चैप्टर वाइज सीबीएसई ही नहीं देता वेटेज, तो कहां से बताऊं? चलो 3 2 1 टाइम अप टाइम अप टाइम अप। मेजोरिटी बच्चों ने सही आंसर दिया है सी। ठीक है, देखो क्योंकि क्या है ना, 61% बच्चे सही आंसर दे, लेकिन 61 बहुत बड़ा नंबर नहीं है। ये क्रॉप जो मेज कॉटन जूट, ये खारिफ क्रॉप है, राबी क्रॉप नहीं है, विंटर में सो की जाती है, ये बात भी सही है। और ये बात भी सही है कि ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ व्हीट है, लेकिन ये जो क्रॉप्स हैं ये खारिफ क्रॉप है। मैंने बताया मेज, भुट्टा, बारिश के दिन, और ये तो हम विंटर की क्रॉप की बात कर रहे हैं। तो सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। लीडर बोर्ड खुल गया है। अमल कुमार गुप्ता सर लव यू, ठीक है, उन्हें एक अपने नाम में सब कुछ लिख दिया। ईशांत मोहन, स्वीटी कुमारी, देव भार्गव फ्रॉम आरंभ, ठीक है, आरंभियन, काव्या गुप्ता, अंशुल कुंतल और नाजिया आरंभियन, भावेश चंद्र, समर विश्वकर्मा और जडेजा राजवीर सिंह। ठीक है बच्चों, ये बच्चे लीडर बोर्ड पे निकले, तालियां बजाओ बाकी सारे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछे गए। और अच्छा, ये क्वेश्चन लगाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या मैं बता रहा हूं तुम्हें। देखो थ्योरी पार्ट जो है ना चैप्टर का, तो ये दो टॉपिक, ये जो आपके तीन, मतलब एक ये प्रिमिटिव, इंटेंसिव और कमर्शियल फार्मिंग, तो ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग पे थ्योरी क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद में ये डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन जो है, इस पे भी थ्योरी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो पार्ट है ना, इसके अलावा जो पार्ट है, जैसे क्या है कि अब क्रॉप्स वाला सेगमेंट चालू हो गया चैप्टर का, तो मैं यहाँ पे भी, तुम्हारे निंजा भाई आए कि नहीं अपने? नहीं आए? निंजा भाई को यहाँ थप्पी देता हूं, ठीक है, यहाँ थप्पी देता हूं। निंजा भाई ये वाली टेक्निक भी समझा जाओ हमें थोड़ी सी, डिंग 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 डिंग। तो निंजा टेक्निक ये वाली भी समझा रहा हूं। तो अब जो क्रॉप्स वाला पार्ट है ना, तो तीन तरह की क्रॉप ध्यान रखना आपको। एक तो ग्रेन्स वाली क्रॉप है जो अनाज रहता है, ठीक है। दूसरी क्रॉप्स कौन सी है? दूसरी क्रॉप्स है क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। हाय निंजा मेरे दोस्त, ठीक है, अदर देन ग्रेन्स मतलब जो अनाज नहीं है, जैसे शुगर केन। शुगर केन भी एक फसल है, उसे खाते हैं हम, ठीक है, पीते हैं, जो भी करते हैं, शक्कर बनाते हैं, लेकिन वो अनाज नहीं है ना, अनाज नहीं है। तो शुगर केन भी एक तरह के क्रॉप है, लेकिन वो अदर देन ग्रेन में आएगी। और कुछ क्रॉप होती है नॉन फूड क्रॉप्स, मतलब जिन्हें खा नहीं सकते, जैसे रबर, कॉटन, जूट। तो अब सारी क्रॉपों को याद रखने का क्या है, एक निंजा टेक्निक है। क्या कि देखो हर क्रॉप का कुछ ना कुछ कल्टीवेशन सीजन होता होगा, ठीक है, ध्यान रखना अपने दिमाग में। हर क्रॉप का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता होगा कि उसको कितना टेम्परेचर चाहिए। हर क्रॉप का कुछ ना कुछ एनुअल रेनफॉल चाहिए रहता होगा कि कितनी रेनफॉल चाहिए। हर क्रॉप के कुछ ना कुछ मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स होते होंगे, और हर क्रॉप के बारे में बुक में कुछ कुछ की पॉइंट्स दिए हैं। तो ये चार्ट जो बनाया है, इसमें बढ़िया मिर्ची मसाला नींबू निचोड़ के आहा चाट जाओ, ठीक है। तो ये चार्ट जो है, इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है, एकदम इम्प्रिंट हो जाना चाहिए। इस चार्ट को तुम चाहो तो, ये नोट्स तो मैं दूंगा ही तुम्हें, नोट्स को अपने हाथ से कलरफुल तरीके से डिजाइन विजाइन बना के जो है जहां पढ़ते हो वहां चिपका लो। तो इससे क्या होगा, जिससे जो तुम्हारा फैक्ट से याद रखने वाला झंझट है ना, वो खत्म होगा। क्योंकि इस चैप्टर से, मतलब इस टॉपिक से, क्रॉप्स वाले टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कि रीड द इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द क्रॉप। तो अब ये देखो, स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया, बताओ जरा इसका आंसर बताओ, चलो इसका आंसर बताओ। दिख रहा है सर, आप चले जाओगे मेरे जगह बोर्ड्स में। तुम्हारे मम्मी पापा का बच्चा मैं बन जाऊं, सब तुम्हारे मम्मी पापा की प्रॉपर्टी भी मैं ले लेता हूं, फिर मेरी जगह बोर्ड में चले जाओगे। देखो मेज जो होता है ना, मेज और कॉर्न को कंडीशन वाइज यूज किया जाता है, मतलब नॉट वेरी प्रिसाइजली, बट लेकिन जैसे रहता है, जब फसल रहती तो उसे मेज कहा जाता है, जब फसल में से तोड़ लिया जाता तब उसे कॉर्न कहा जाता है। तो पोल दे रहा हूं मैं तुम्हें, हम इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप है इंडिया। खारिफ क्रॉप है, रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी विथ 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी विथ 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, खारिफ क्रॉप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पोल दे दिया, ओके, पोल दे दिया।
बताओ। तुम्हारे शोभित भैया बार बार मैसेज डाल रहे हैं, उनसे बोल देना कल उनकी क्लास में कि दिगराज सर को बार बार मैसेज डाल के डिस्टर्ब मत करा करो, वो जब क्लास लेते तब काम की बात मत करा करो, ठीक है। क्लास मतलब क्लास। आज मैथ्स की क्लास नहीं है। मैंने बोल दिया बार बार मैसेज क्यों कर रहे हो, ठीक है। आंसर दिया, चलो बढ़िया। लीडर बोर्ड देखा जाए, लीडर बोर्ड हाजिर हो, तो इसका राइट आंसर होगा यस राइस। अरे वीट लगा दिया, सी लगाने वाले बच्चे कितने परसेंट, 18% बच्चे सी क्यों लगा रहे हो, ठीक है। राइस होगा ना, खारिफ क्रॉप है, मतलब बारिश के समय पे जिस फसल को ग्रो किया जाता है, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है राइस का, क्योंकि फर्स्ट तो चाइना है। तो ये मैंने तुम्हें सैंपल दिया, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्रॉप्स वाले सेगमेंट से। तो पूरी क्रॉप्स वाली सेगमेंट को अपन याद रखने का आज अपन क्या कर रहे हैं, 5 मिनट में पूरी क्रॉप्स वाली जो वो है क्रॉप्स वाला जो सेगमेंट है चैप्टर का पूरा क्रॉप्स वाला सेगमेंट अपन याद करेंगे, ठीक है। 5 मिनट लगेंगे बस। कैसे याद करेंगे देखो, तो निंजा टेक्निक अपनी क्या है, यहां से निंजा गायब हो गया ना बेचारा। निंजा टेक्निक यही है कि आपको सिर्फ अगर मैंने पूछ लिया आपसे क्या वीट के बारे में बताओ, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि वीट का एक कल्टीवेशन सीजन होगा। तो वीट कब आता है, राबी में, ठीक है। वीट को टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड रहता है, तो आप बताएंगे ब्राइट सनशाइन, कोल्ड विंटर चाहिए रहते हैं टेम्परेचर में एट द टाइम ऑफ सोइंग, और हार्वेस्टिंग के टाइम पे ब्राइट सनशाइन चाहिए रहती है, ठीक है। तो 10 से 15 ड्यूरिंग कोल्ड टेम्परेचर, और हार्वेस्टिंग के टाइम पे थोड़ा सा ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग राइपनिंग। फिर क्या है, रेनफॉल 50 to 75 रेनफॉल हो गया आपका। फिर उसके बाद में क्या है, मेजर मतलब स्टेट्स, तो वही टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह, कल्टीवेशन सीजन। फिर स्टेट्स कहां प्रोड्यूस किया जाता है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट्स आ जाएंगे। फिर क्या है की पॉइंट, तो जैसे अगर आप लिख सकते हैं कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है कंट्री की, मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री का जो है वो मेन फूड क्रॉप है वीट के, हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी, और इंडिया में राइस के बाद सबसे ज्यादा प्रोड्यूस वीट होता है, समझे। पानी पियो सब इसी बात पे, प्यास लगे एकदम से बहुत जोर से। गॉट इट, समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हर क्रॉप को आपको ऐसे ही याद रखना है। 3 तरह की क्रॉप है, कौन कौन सी 3 तरह की क्रॉप है, ग्रेन्स, अदर देन ग्रेन्स और नॉन फूड क्रॉप, ठीक है। क्लियर, चलो भाई साहब, चलो भाई साहब, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बेहतरीन। पिछले वाले का लीडर बोर्ड खोल देता हूं ना, खुला ही नहीं तो मैं कहां से खोलूं लीडर बोर्ड। थोड़ा तो क्या मैं बता रहा हूं तुम्हें, भोपाली पटिया सुनाता हूं तुम्हें। भाई साहब एक बार क्या हुआ ना, वो लीडर बोर्ड पे एक बार इतने अच्छे बच्चे आ गए कि उनका नाम इतना बड़ा था कि वो लीडर बोर्ड खुलना ही बंद हो गया। इस कारण हमारा लीडर बोर्ड नहीं चल रहा है, नहीं तो लीडर बोर्ड तो बहुत बढ़िया चलता है। कुछ एरर आया होगा इस कारण नहीं चल पा रहा है वो, ठीक है। एक बार सेट होने दो उसको। तो ये क्लियर हुआ। अब इसी पैटर्न में अपन सारी क्रॉप देखेंगे। जैसे राइस एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है, उसको टेम्परेचर चाहिए रहता है 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, रेनफॉल उसको 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए रहती है। उड़ीसा और कोस्टल स्टेट्स में राइस मेजरली प्रोड्यूस होता है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है, सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोड्यूस क्रॉप राइस है। सिमिलरली वीट का बता दिया मैंने तुम्हें। वैसे ही कुछ क्या है, कोरस ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कोरस ग्रेन्स को आप क्या कह सकते हो, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये कोरस ग्रेन्स के एग्जांपल है। मतलब ये मोटा अनाज है, मोटा अनाज। तो जैसे ज्वार एक खरीफ क्रॉप है, 26 से 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए रहता है, 45 से 100 डिग्री पानी चाहिए रहता है। महाराष्ट्र इज द मेजर प्रोड्यूसर। अब मेजर प्रोड्यूसर कैसे पता चलेंगे, तो जैसे बुक में लिखा रहता है ना कि ज्वार इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, तो जो पहले नाम लिखा रहता है वो मेजर प्रोड्यूसर कंसिडर किया जाता है। तो जैसे महाराष्ट्र मेजर प्रोड्यूसर हो गया। ये कोरस ग्रेन है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। ज्वार जो है 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है अपनी कंट्री का, ठीक है। तो राइस और वीट का ज्वार। फिर बाजरा, बाजरे की रोटी खाइए, ठीक है। तो बाजरा होता है खरीफ, 20 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतना रेनफॉल। राजस्थान मेजर प्रोड्यूसिंग है, रेनफेड क्रॉप होता है, मतलब कम पानी में भी ग्रो हो जाता है। कोरस ग्रेन मतलब मोटा अनाज है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू रहता है। वैसे ही रागी जो है तो सेम क्लाइमेटिक कंडीशन और वो अलग हो रहा है। ये तीनों मिलके क्या करती है, तीनों मिलके आपकी वो बनती है,
क्या, ये तीनों मिलके आपकी कोरस ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है, ज्वार, बाजरा, रागी। फिर वैसे ही मेज, अब मेज क्या है, तो जो भुट्टे की फसल होती है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 50 से 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल। ये कर्नाटका जो है तो मेज का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। यूज बोथ एज अ फूड एंड फॉडर। तो ध्यान रखना आपने, मैं सोचता था कि जानवरों के कितने मजे, एकदम हरा हरा खाते हैं, एकदम हेल्दी। तो मेज क्या होता है ना, जब मेज ग्रो होता है तो मेज में से कॉर्न तोड़ लिए जाते हैं, भुट्टे भुट्टे तोड़ लिए जाते हैं, और जो बची हुई नीचे की डंठल रहती है उस डंठल को क्या किया जाता है, उस डंठल को एक मशीन रहती है, तो देखिए गांव में एक मशीन रहती है, उसके अंदर क्या रहता है, उस मशीन के अंदर ऐसा एक चक्र लगा रहता है, ठीक है, और ऐसे स्टैंड रहता है मशीन का, तो और वो चक्र के यहाँ पे एक हैंडल लगा रहता है, ऐसा येलो कलर में हैंडल बना दिया। तो ये हैंडल से अपन हैंडल को क्या करते हैं, जैसे घुमाते जाओ तो ये चक्कर चलते जाता है और प्लेटफॉर्म पे वो मेज को डालते जाओ, कट 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 कुट्टी हो जाती है जानवरों के लिए, फिर उसको भूसे के साथ मिला के जानवरों को खिलाओ। आहा, जानवर ऐसा बोलते हैं कि इंसान नहीं खाएगा, तो जो भूसा रहता है उसके साथ वो हरा हरा मिला देते हैं। तो मेज क्या है, मेज एक ऐसी फसल है जिसको फूड और फॉडर दोनों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, कि इंसान उसके वो भुट्टे तोड़ देता है तो फूड की तरह, और फॉडर यानी जानवरों के लिए खाने की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, पल्सेस जो है, तो पल्सेस, बहुत सारी पल्सेस होती है कंट्री में, ठीक है। पल्सेस क्या होती है, पल्सेस जैसे अगर आप देखोगे तो मूंग, उड़द, तुअर, ग्राम्स, चने की दाल, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस आर देयर। ब्रॉडली पल्सेस को जैसे 20 से 30 डिग्री सेंटीमीटर की सेल्सियस का टेम्परेचर, 50 से 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए रहता है। और पल्सेस की मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, मध्य प्रदेश, ठीक है। एमपी में दिल हो बच्चे सा, तो मध्य प्रदेश का गाना सुना तो मैं एमपी टूरिज्म का, एमपी में दिल हो बच्चे सा, ऐसा एक बहुत अच्छा गाना है। तो पहले चलता था मध्य प्रदेश टूरिज्म, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, देखो मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टूरिज्म प्रमोट कर रहा हूं। तो एमपी इज अ ब्यूटीफुल स्टेट फॉर ऑल दोज हु लिव इन द एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट या फिर एक्सट्रीम साउथ में। तो ऐसा लगता है ना, कुछ कुछ चीजें क्या होती है, नॉट मच टॉक्ड अबाउट रहती है, बट इन रियलिटी मध्य प्रदेश इज रियली गुड फॉर टूरिज्म, खास करके वो लोग जिन्हें नेचर, जंगल, ये सारी चीजें पसंद है, क्योंकि पूरी कंट्री का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया जो है ना वो मध्य प्रदेश में ही है। फाइन, तो वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स बहुत अच्छे देखने को मिल जाएंगे। चलो खैर, कमिंग बैक टू दिस, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का। अब पल्सेस क्या होते हैं ना, पल्सेस इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर दी वेजिटेरियन पीपल। तो जो लोग नॉनवेज नहीं खाते ना, उन लोगों को प्रोटीन कहां से मिलता है, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उन लोगों को प्रोटीन मिलता है यहीं से, दालों से। तो दाल के अंदर क्योंकि प्रोटीन रहता है, और पल्सेस जो रहती है वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स रहती हैं। लाओ साइंस पढ़ा दो, तुम्हारे साइंस टीचर की नौकरी खा जाओ। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, तो देखो ये आपकी जमीन है, जमीन में आपको क्या देखने को मिलता है, जो जड़ें रहती है ना, तो इन जड़ों में, कुछ जड़ों में रूट नोड्यूल्स रहते हैं, ठीक है, रूट नोड्यूल्स रहते हैं। तो ये जो रूट नोड्यूल्स रहते हैं, दीज रूट नोड्यूल्स आर परफॉर्मिंग अ फंक्शन। क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि एटमॉस्फेयर में जितनी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन है, जैसे मान लो ये नाइट्रोजन है, तो ये रूट नोड्यूल्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को खींचते हैं एटमॉस्फेयर से और सॉइल में मिला देते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। तो सॉइल में मिला देते हैं, तो दीज, और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जिनके रूट नोड्यूल्स होते हैं उन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेयर से लेकर सॉइल में मिलाते हैं। तो ये पल्सेस की खेती करने से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो दीज आर लेग्यूमिनस क्रॉप प्लेस रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक्सेप्ट तुअर। जो अरहर का पौधा होता है वो पौधा नहीं, वो झाड़ होता है, ठीक है। तो दोस्त, वो क्या नाम है उनका एक्टर का, अरे भिड़ू, क्या नाम है, जैकी श्रॉफ, जैकी श्रॉफ बोलते हैं ना, अपना झाड़ खुद लेके चलो। तो वही है कि पल्सेस में जो तुअर वाली पल्स होती है वो इतना, वो उसका पेड़ बड़ा हो जाता है, वो पौधे में गिना ही नहीं जाता है। तो इस कारण से एक्सेप्ट अरहर, ऑल दी पल्सेस आर लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी है, क्योंकि इंडिया में वेजिटेरियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही हैं पल्सेस के ज्यादा, ठीक है। चलो आगे बढ़े दोस्तों, अगली चीज क्या है, अगली चीज है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द क्रॉप। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर दे दिया था तुमने, तो समझ में आया? आप मुझे बताओ जरा, क्या ये निंजा टेक्निक, निंजा मेरे दोस्त,
क्या ये निंजा टेक्निक फ्रूटफुल है? बताइए बताइए। भाई भाई भाई, ये देखो पीठ पीछे क्या हो रहा है। एक मिनट रुकना, मैं क्लास छोड़ के आ जाऊंगा, मेरे बिना बात नहीं करोगे तुम दोनों। मैं स्पीकर पे कर रहा हूं। ये देखो देखो दोनों भाई, बात खत्म। मैं नहीं, अब तो बुरा लग गया। मेरे बिना कैसे बात हो रही है? क्लास ले लो सर, क्लास लो यार। देखो मैंने आज बच्चों को बता दिया कि मैं जब क्लास लेता हूँ तो मैसेज डालते हैं बीच में, गंदे गंदे मैसेज डालते हैं काम से जुड़े हुए। आप काम नहीं करोगे तो आपके लिए काम करने की मैसेज तो डालने। सही बात है। रिपोर्टिंग ले रहे हैं सर। आदमी भी क्लास ले रहा 2-2 घंटे, बताओ उसमें भी पीठ पीछे ऐसा कर देना। पीठ पीछे कुछ नहीं, हम बहुत इंपॉर्टेंट इसका बच्चों के लिए कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ। ठीक है, ज्वाइन करता हूँ मैं क्लास खत्म करने के बाद। ठीक है ठीक है। तो समझ में आया? ये पैटर्न समझ में आया कि नहीं, तुम ये बताओ मुझे। पैटर्न समझ में आया? सॉर्टेड है तो हम इसी पैटर्न पे सॉर्टेड है तो हम इसी पैटर्न पे क्या करेंगे? इसी पैटर्न पे क्रॉप्स अदर देन ग्रेन समझेंगे। अरे मैं जो पूछ रहा हूं वो तो बता दो यार, चमकदड़ बना दूं तुम्हें। ठीक है। कल पढ़ लेंगे। मैं मार मार के चमगादड़ बना दूंगा, कल पढ़ लेंगे वाले बच्चे। पल्सेस एक बार और। तो हाँ मैं बता रहा हूं तुम्हें, बस 4 चीजें ध्यान रखना है। क्या कि कल्टीवेशन सीजन क्या है क्रॉप का, क्या टेम्परेचर चाहिए रहता है, एनुअल रेनफॉल क्या चाहिए रहता है, स्टेट्स कौन से प्रोड्यूसिंग है मेजर, और की पॉइंट्स क्या है। ठीक है, तो उसी पैटर्न पे अपन सारे चैप्टर्स को नाप देंगे। ठीक है, उसी पैटर्न पे सारे 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 उसको नाप देंगे। ठीक है, चलो क्लियर हो गया ना? बचे हुए 4 चैप्टर भी आज ही पढ़ा दो सर, बता रहा हूं तुम्हें। या मतलब बच्चे एक्सट्रीम्स में होते हैं, या तो वो बोलेंगे छुट्टी छुट्टी, क्लास चालू होते थे 5 मिनट में, या तो बोलेंगे सर पढ़ा दो आज पूरा सिलेबस ही खत्म करा दो, झंझट ही खत्म करे। चलो तो अब अदर देन ग्रेन्स की अगर हम बात करें, इधर ध्यान दो। अदर देन ग्रेन्स की अगर बात करें हम, तो अदर देन ग्रेन्स में क्या है? कल्टीवेशन सीजन एनुअल होता है, शुगर केन जो होता है तो इट टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर। ठीक है, तो जहां एनुअल होगा वहां एनुअल लिख दिया मैंने। जहां जैसे अब ऑयल सीड्स, मतलब वो फसलें जिनका तेल निकाला जाता है, जैसे ग्राउंडनट जो होता है, मूंगफली का तेल होता है, मूंगफली में दाना नहीं और हम तुम्हारे नाना नहीं, तो वो मूंगफली का तेल खारिफ क्रॉप होती है। लिंसिड जो होता है, ठीक है, मस्टर्ड जो होता है सरसों, ठीक है, और लिंसिड को क्या कहा जाता है? लिंसिड यानी कि वो अलसी, लिंसिड, ठीक है, सेसमम होता है। तो ऐसे अलग अलग क्या होता है, अलग अलग ऑयल सीड्स होते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। जैसे कैस्टर ऑयल होता है, ठीक है, कैस्टर ऑयल गाड़ी में डालने वाला नहीं, कैस्टर एक फसल होती है, ठीक है, उस फसल से भी तेल निकाला जाता है, मतलब ऐसे बीजे आते हैं। तो मस्टर्ड जैसे क्या है? राबी क्रॉप हो गई, ग्राउंडनट खारिफ क्रॉप हो गया। कैस्टर जो होता है तो कैस्टर बोथ राबी खारिफ दोनों समय में ग्रो होता है। फाइन, तो इस तरह से आपने क्या कर लिया? कल्टीवेशन सीजन देख लिए। तो जैसे शुगर केन का कल्टीवेशन सीजन वो एनुअल है,
ठीक है, ये टेम्परेचर चाहिए रहता है, ये रेनफॉल चाहिए रहती है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश है। शुगर केन से क्या बनता है, गुड़, खंडसारी, ये सारी चीजें बन जाती है। फिर आप ऑयल सीड्स की अगर बात करो तो ऑयल सीड्स में क्या आ जाएगा, जैसे ग्राउंडनट, लिंसेड, मस्टर्ड, कैस्टर, ये सब आ जाएगा। फिर टेम्परेचर की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉप, कौन सी क्रॉप है उस पर। लेकिन ऑयल सीड का आपको मेजर जो पॉइंट ध्यान रखना है वो क्या है कि ऑयल सीड्स क्यों ग्रो की जाती है, क्योंकि इसको कुकिंग मीडियम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, खाने वाले तेल बनाए जाते हैं। साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स, तो सोप हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, ऑइंटमेंट्स हो गया, इन चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। सोप, कॉस्मेटिक और ऑइंटमेंट्स, इन चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, इन चीजों में इस्तेमाल किया जाता है ऑयल सीड्स को। क्लियर हुआ? फिर आते हैं टी पे। तो टी का क्या खेल है भाई साहब? टी जो है ना, तो टी एक तरह की प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है, टी एक तरह की प्लांटेशन क्रॉप है। इसका कोई सीजन नहीं होता ना, प्लांटेशन तो लगे रहेंगे। 10 से 30 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए रहता है, 200 सेंटीमीटर अबव रेनफॉल, इवनली स्प्रेडेड रेनफॉल चाहिए रहती है, साल भर पानी मिलता रहे थोड़ा थोड़ा। आसाम जैसे क्या है, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हो गया, फ्रीक्वेंटली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए रहती है, इसको स्लोपी एरियाज चाहिए रहते हैं ताकि पानी बह जाए। ये टी और कॉफी ऐसी क्रॉप्स है जो बिवरेज क्रॉप है, मतलब जिन क्रॉप्स को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चाय और कॉफी पी जाती है, ठीक है। कॉफी भी एक प्लांटेशन क्रॉप है। ये टेम्परेचर, ये रेनफॉल हो गया। कर्नाटका, कॉफी विथ कर्नाटक करन, ठीक है, करन, तो कॉफी विथ करन से कर्नाटका इज द मेजर प्रोड्यूसर, ऐसे ध्यान रख लोगे आप। और इसमें जैसे कॉफी का एक की पॉइंट लिखा गया है कि इंडिया में अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफी जो है उसको ग्रो किया जाता है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये अरेबिक कंट्री से कॉफी हमारे इंडिया में आई कैसी पता है? तो पहले कॉफी बाहर लेके नहीं जाने देते थे किसी को, मतलब ऐसा स्टीरियोटाइप था कि कॉफी नहीं ले जा सकते हो। तो बाबा बुदान थे, उन्हीं के नाम पे एक हिल का नाम रखा गया, बाबा बुदान हिल, और उस हिल पे ही बहुत ज्यादा अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफी प्रोड्यूस होती है। तो वो अरेबिक कंट्री से जब आ रहे थे, उन्होंने अपनी दाढ़ी में 7 बीज छुपा लिए थे कॉफी के, ठीक है, और वो 7 बीज दाढ़ी के बीच में छुपा के ले आए थे, और वो बीज यहाँ लगा दिए, यहाँ कॉफी कल्टीवेशन शुरू कर दिया था, ठीक। तो ये हो गया कॉफी। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो जैसे जेड क्रॉप या फिर एनी सीजन में, तो हॉर्टिकल्चर में जैसे क्या हो जाएगा आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इंडिया में अलग अलग प्रकार के फूड क्रॉप्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे ऑरेंजेस ऑफ नागपुर हो गया, केरला में बनाना हो गए, एप्पल्स, वॉलनट्स, एप्रिकॉट वगैरह हो गए कश्मीर में, तो गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश हो गया। तो इस तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है कंट्री में ग्रो किया जाता है, ठीक है, वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप में जाएगा, जो कि साल भर ग्रो होते हैं, वो वाली चीज है। और स्पेसिफिक सीजन में होते हैं तो स्पेसिफिक सीजन में होते हैं। क्लियर हुआ? तो ये अदर देन ग्रेन्स वाले फूड क्रॉप्स, इन पे मैं अगेन बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए, बोल दिए कि क्रॉप आइडेंटिफाई करो या फिर क्रॉप से जुड़े हुए। एमसीक्यू ज्यादा आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएंगे बहुत ज्यादा। फाइन, अभी आपको दिखाऊंगा अभी। अब आते हैं अपन नॉन फूड क्रॉप्स पे। तो वो कुछ फूड क्रॉप्स होती हैं जिन फूड क्रॉप्स में आपको क्या देखने को मिलता है, जिन फूड क्रॉप्स को खाया नहीं जाता है, जिन फूड क्रॉप्स को खाया नहीं जाता है, और जिन क्रॉप्स को खाया नहीं जाता, मतलब तभी तो वो नॉन फूड होगी। फूड क्रॉप्स क्यों बोल रहा हूं मैं? तो अगेन थंब रूल या फिर निंजा टेक्निक जो है हमारी, वो वही है क्या कि आप पहले उसके कल्टीवेशन सीजन याद करो, टेम्परेचर, एनुअल रेनफॉल स्टेट और कुछ की पॉइंट। तो जैसे रबर, रबर एक प्लांटेशन क्रॉप है जिसको हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल चाहिए रहता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट उसका केरला हो गया। अब की पॉइंट क्या है कि रबर का इस्तेमाल क्या है? रबर का इस्तेमाल ये है कि वो मिटाने वाली रबर नहीं, दुनिया भर में बहुत सारी रबर होती है। जैसे अगर इस रूम में देखना शुरू करें तो क्या है, इस रूम में ही बहुत सारी रबर मिल जाएगी। जैसे आपको रबर की कॉर्ड मिलेगी, ठीक है, रबर की कॉर्ड मिलेगी, कॉर्ड ही कॉर्ड दिख रही है, रबर के वायर हो गए वो। तो इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है रबर को। फिर हम कॉटन की बात करें तो खारिफ क्रॉप है। कॉटन में क्या है ना, इसको देखो टेम्परेचर की केस बताता हूं। खारिफ क्रॉप है कॉटन। खारिफ मतलब क्या है कि इसको ठंड नहीं चाहिए, बारिश के समय पे ग्रो हो रही है, तो इस फसल को ठंड नहीं चाहिए कॉटन को। तो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड सनशाइन इज द रिक्वायरमेंट टेम्परेचर में, कि 210 दिन, लगभग 210 दिन तक इसको ठंड नहीं चाहिए। तो बारिश में ठंड होती नहीं है। टेम्परेचर, रेनफॉल चाहिए रहता है 85 से 100 सेंटीमीटर तक। महाराष्ट्र एंड गुजरात ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है, इसीलिए ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल कहा जाता है, चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, ठीक है। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन। ओरिजिनली कॉटन ग्रो होना ही इंडिया से शुरू हुआ है। फिर जूट आ गया अगला, खारिफ क्रॉप। हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है जूट को, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए रहता है। वेस्ट बंगाल इज द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ, कह सकते हैं वेस्ट बंगाल मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है किसका, जूट का। की पॉइंट क्या है कि जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो गोल्डन कलर में दिखता है। वेस्ट बंगाल में मेजरली प्रोड्यूस होता है और ये बहुत
वैसा नखरीला नखरीला क्रॉप है कि टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए, बारिश भी ज्यादा चाहिए, सॉइल भी बहुत फर्टाइल चाहिए, और ये गोल्डन कलर का होता है, इसके लिए इसको क्या किया जाता है, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। फाइन, अब मुझे बताओ कि सारे क्रॉप्स को आप इस टेक्निक से, इन चार्ट से की मदद से आसानी से ध्यान रख सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बताइए दोस्तों। ठीक है ना ये टेक्निक, निंजा टेक्निक? मैं वही बता रहा हूं कि अगर आपको एक एक क्रॉप याद करने बैठोगे ना, हिल जाएगा। तो बेहतर यह है कि आप उसको इस टेक्निक से कि 3 हिस्से में बांटेंगे ग्रेन्स, ठीक है, और वैसा करके 3 हिस्से में बांटेंगे। 3 हिस्से में बांटने के बाद में अपन क्या करेंगे, 3 हिस्से में बांटने के बाद में उसको 3 हिस्से में बांटने के बाद में अपन वो करते चलेंगे, क्या बोलते हैं, 3 हिस्से में बांटने के बाद में, रुक जाओ एक बार कॉल आया, क्लास अभी खत्म नहीं हुई मेरी, हो गई सर? अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई। अरे यार तुम क्यों आ रहे हो? नहीं तो तुम बार बार कॉल करो, मेरे को बुला रहे होंगे तो मैं बोल, हमारी आपस में बात चल रही है कुछ यार। नहीं तो मेरे पास मिस कॉल आ रहा है ना। अच्छा, हाँ, तो मुझे लगा कि एक बार 15 मिनट। अरे बच्चों की छुट्टी कर दो यार, ना ना, कभी तो कर दो छुट्टी, यार। रुक जाओ, तुम्हारी दोनों की भी क्लास लगाता हूँ मैं। बच्चों की भी छुट्टी नहीं होगी, नहीं छुट्टी नहीं होगी, प्राण निकल जाए लेकिन छुट्टी नहीं होगी आज बच्चों की। यार बस करो यार, कितना बड़ा हो गया। एक टॉपिक और बचा है बस, 15 मिनट। बढ़ाओ ठीक है, चलो फिर 15 मिनट बाद ही आते हैं कॉल। ठीक है, ठीक है। क्या मैं तुम्हें विलन लगता हूं? अगर तुम्हें मैं विलन लगता हूं कि ये सर छुट्टी क्यों नहीं देते हैं, तो मैं तुम्हें गोली मार सकता हूं। उस चीज के लिए मैं विलन बनने को भी तैयार हूं। चिकारा सर, दिगराज सर से चिकारा सर बन जाऊंगा मैं। एक टॉपिक और बचा है मेरे दोस्त, अगर एक टॉपिक तुमने अच्छे से ना पढ़ा तो ये गोलियां मैं तुम्हारे ऊपर बरसा दूंगा, ठीक? चलो आ जाओ। भोपाली में पढ़ाओ। भोपाली में क्या होता है? क्या देख रही है? इधर देख, तेरे को ये समझ नहीं आ रहा क्या? देखो सुनो, तो अपन ने तीनों क्रॉप्स पढ़ लिए, ठीक है? आ जाओ। तो अगर अपन तीनों क्रॉप्स पढ़ चुके हैं, तो तीनों क्रॉप्स पढ़ने के बाद में, मतलब तीनों तरह की क्रॉप्स पढ़ने के बाद में एक जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है, देखो अब तो पुरानी बुक में और भी बहुत सारे टॉपिक थे, नई बुक में टॉपिक कम हो गए। क्या है अगला टॉपिक जो है, वो पुरानी बुक का जो अगला टॉपिक है वो, सॉरी नई बुक का जो अगला टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। अच्छे से समझना, इस पर थ्योरी क्वेश्चन बनता है कि हमने ये देख लिया कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अधिकतर लोग क्या करते हैं, खेती का काम करते हैं हमारे देश में। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को इंक्रीज किया जाए, एनहांस किया जाए। और वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को कैसे इंक्रीज कर सकते हो या फिर कैसे एनहांस कर सकते हो, तो गवर्नमेंट ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स और टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर अलग अलग टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए हैं। शब्दों से डरना मत, बहुत आसान है, मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजी में बदलाव लाए और क्या क्या इंस्टीट्यूशंस में बदलाव लाए। इंस्टीट्यूशंस मतलब कि आपने कोई नए इंस्टीट्यूशंस चालू करे हैं, या फिर आप कह सकते हो जो ओल्ड इंस्टीट्यूशंस थे उनमें क्या बदलाव लाए जिससे कृषि क्षेत्र को फायदा मिल सके। तो ये भी क्या होना, ये 3 चरणों में हुआ है। 3 चरणों में मतलब, चरणों में मतलब क्या होता है कि 3 फेजेस में हुआ है। ये टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाने की जो बात की गई है, दिस टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म वाज ब्रॉट इन 3 फेजेस। पहला फेज क्या था, ठीक है, तो सबसे पहले तो नीड क्या थी बता दिया ना मैंने, कि जब इतने लोग खेती कर रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या करें, कि हम खेती का उद्धार करें। तो 3 चरणों में हुआ है। जैसे इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद हमारे लोगों को समझ में आया, गवर्नमेंट को समझ में आया कि आपको कलेक्टिवाइजेशन की जरूरत है। तो जो छोटे छोटे प्लॉट्स थे उनको इकट्ठा करके कलेक्टिवाइज किया गया। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसी के पास जमीन ही नहीं है, तो लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट किया गया, तो कलेक्टिवाइजेशन पे फोकस किया गया, ठीक है।
कलेक्टिवाइजेशन के साथ साथ में कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग पे फोकस किया गया कि लैंड जो छोटे छोटे टुकड़े हैं या फिर किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम है उसको कंसोलिडेट किया जाए। कॉपरेशन पे फोकस किया गया, क्या कि कोऑपरेटिव्स बनाया जाए जहां पे लोग एक साथ मिलकर खेती कर सके। फिर क्या है, तब जमींदारी सिस्टम चलता था कि एक बड़ा जमींदार उसके पास बहुत सारी जमीन है और उसने जमीन को अपने अंडर में करके रखी है। तो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम का अबॉलिशन आपको देखने को मिल रहा है कि जो बहुत बड़े बड़े जमींदार होते थे तो उन जमींदारों से जमीनें लेके गरीबों में बांटी गई, ये सारी चीजें। लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए जिसके चलते जैसे कोलकाता वेस्ट बंगाल वगैरह में क्या है, हर फार्मर को जमीन मिल पाए, लैंड होल्डिंग ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों के पास रहे। तो ये कुछ चेंजेस थे, ठीक है, जो फर्स्ट फेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में ध्यान दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि मैंने आपको सिंपल करने के लिए क्या करा, इसको 3 फेजेस में बांट दिया है और बुक में भी वैसे बताया गया है, लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है सीधा कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन, व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स टेकन, तो आप उसमें सीधा लिखना चालू करेंगे कि टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में सबसे पहले कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ये सब कुछ हुआ है। जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया है, लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, तो ये कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। फिर क्या है, फिर आप देखोगे तो 1960s 70s में क्या है, इन सारी चीजों से उतना एडवांटेज नहीं मिला, तो इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किए गए, जिसके चलते व्हीट का प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन, इस चीज पे फोकस किया गया कि व्हीट का प्रोडक्शन बढ़े और मिल्क का प्रोडक्शन बढ़े। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन का फायदा क्या हुआ पता है, कि प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन ये रही कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन जो फायदा हुआ ना, तो दिस एडवांटेज वाज कंसंट्रेटेड इन फ्यू सेलेक्टेड एरिया ओनली। तो द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, जो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वो कुछ ही एरिया तक सीमित रह गया। कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट वाज लिमिटेड टू अ फ्यू रीजन्स ओनली, कुछ ही क्षेत्रों तक, कुछ ही एरिया तक क्या है, सीमित रह गया ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन का जो ये था। तो इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से अगर आप देखोगे तो इस कारण से भी हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि और बेहतर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो फिर क्या टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाए गए, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया 1980s में, जहां पे क्रॉप इंश्योरेंस देना शुरू किया, ग्रामीण बैंक एस्टैब्लिश किए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई जिससे फार्मर्स वगैरह को लोन मिल सके लो इंटरेस्ट रेट पे, किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया ताकि लोन किसान भी क्या ले सके, लोन ले सके, केसीसी वगैरह, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम की मान लो खेती करते समय अगर किसान को कुछ नुकसान हो जाता है तो उनके लिए वैसी स्कीम्स लाए गए। फाइन, साथ ही साथ क्या है, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स और चलाई गई फार्मर्स वगैरह के लिए कि उनको ये पता लग जाए। मतलब ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म ही तो है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसानों को बता दें कि कब पानी देना है फसलों को, कब नहीं देना है, वेदर बुलेटिन्स वगैरह देना शुरू कर दिया। साथ ही साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी चीजें इंट्रोड्यूस की गई कि जहां पे किसानों की फसल, ये एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो गया। अलग अलग कभी कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ये पूरा फ्लो ध्यान रहना चाहिए कि शुरुआत में इंडिपेंडेंस के बाद में ये कदम उठाए गए, 1950s 60s 70s में ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन लाए गए, उसका एडवांटेज सबको नहीं मिल पाया, तो इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया जिसके चलते सारे किसानों को किसी ना किसी तरह से बेनिफिट्स पहुंचाया जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बताओ जरा, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म अब एकदम क्रिस्टल क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। मर्सी क्या होता है? पैस क्या होता है? पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। जैसे एक आदमी किसी उसमें काम कर रहा है प्राइवेट फर्म में, तो उसको क्या है, आसानी से लोन वोन सब मिल जाएगा, लेकिन अब किसान को कौन लोन देगा? ठीक है, उसका कौन इंश्योरेंस करेगा? तो उनके लिए भी इंश्योरेंस वगैरह लाए गए। ऐसा एक बार फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो, ठीक है? चलो, तो सिंपल चीजें समझना कि टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मींस व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड टू स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर। क्यों जरूरत पड़ी इसकी? क्योंकि हमारे यहां मेजॉरिटी पीपल आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, ओके, डन। आगे अगर बढ़े हम तो फेज 1 में, जैसे अगर आप देखें इंडिपेंडेंस के बाद में क्या होता है, फेज 1 में इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे गवर्नमेंट ने कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए। फिर प्रोडक्शन बनाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया इन 1960s 70s, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन का एडवांटेज सबको नहीं मिल पाया, इसीलिए 1980s में कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब पूरी तरह से विकास हो जमीन का, भूमि का, वो इंट्रोड्यूस किए गए,
जिसमें क्रॉप इंश्योरेंस जैसी स्कीम, वेदर बुलेटिन जैसी स्कीम, ग्रामीण बैंक्स वगैरह, केसीसी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे प्रोविजंस लाए गए ताकि किसानों को फायदा मिल सके एट द एंड। ठीक है, वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई। गॉट इट। अब ये टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक जो आपके कह सकते हैं लास्ट टॉपिक जो एक और है बुक में, वो क्या है कि एक कहानी दी गई है कि भूदान ग्रामदान क्या है। तो सिंपल बता रहा हूं, देखो भूदान मतलब लोगों ने अपनी जमीनें दान करी, और ग्राम दान यानी कि क्या है, लोगों ने गांव के गांव दान कर दिए। थे लोगों के पास गांव के गांव दान देने के लिए, तो गांव के गांव होते थे जमींदारों के पास पहले, कि यहां से जहां तक नजर जा रही है वहां तक जमीन हमारी। तो ऐसा सिस्टम था पहले। गांव के गांव होते थे किसके, एक जमींदार के या फिर तुलकदार वगैरह जो होते थे इनके। तो इन लोगों ने वो दान देना शुरू कर दिया। क्यों क्यों इतने दानी क्यों हो गए, तो उसकी कहानी बता रहा हूं मैं तुम्हें। कहानी ये है कि विनोबा भावे कौन थे। विनोबा भावे वन ऑफ आर कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर, जो कि महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल हायर भी थे। स्पिरिचुअल हायर मतलब कि महात्मा गांधी का जो आध्यात्म था वो इन्होंने कैरी किया, कि महात्मा गांधी की जो स्पिरिचुअलिटी है मैं लोगों में जा जाके बताऊंगा। और ऐसे ये गांव गांव जाते थे। तो एक बार आंध्र प्रदेश में एक गांव में थे, पोचमपल्ली में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली में जब ये थे, तो वहां पे क्या है, श्री राम पोचमपल्ली में थे, तो इनके पास में क्या है कि कुछ किसान आए गरीब, बोले कि बहुत अच्छी बात करते हो, अब सब कुछ ठीक है, लेकिन भूखे पेट को पालने के लिए जमीन हो जाती है मालिक, तो हम भी खेती वेती कर लेते हैं, तो हमारा भी जीवन गुजारा हो जाता। ठीक है, तभी क्या है, तभी उस मीटिंग में विनोबा भावे ने बोला मैं कहां से जमीन दे दूं, मैं तो खुद अपना सब कुछ छोड़ के सोशल वर्क के लिए निकला हूं। ठीक है, तो तभी उस मीटिंग में एक बड़े लैंडलॉर्ड बैठे थे जिनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र रेड्डी खड़े होते हैं, मुझे बताओ देते, बोलते हैं कि ये लो मेरी 80 एकर्स ऑफ लैंड जो है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं। किसमें 80 एकर्स ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, 80 फार्मर्स में, करो खेती, ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि लोगों ने अपनी भूमि दान देना शुरू कर दिया, और इस चीज को क्या कहा गया, भूदान। और जब बड़े बड़े गांव के गांव दान दिए जाते थे तो उसे ग्राम दान कहा गया। फाइन। और ये एक तरह का रेवोल्यूशन कहलाया, ब्लड रेश रेवोल्यूशन, कि बिना मारपीट के आपने एक बड़ी क्रांति ला दी। देखो जमीनों के लिए क्या होता है ना, जमीनों के लिए तलवारें चल जाती है, लेकिन यहां पे क्या है कि लोग प्यार से जमीन बांट रहे हैं बिना खून खराबे के, तो इसलिए इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा गया इस भूदान ग्रामदान मूवमेंट को। गॉट इट। समझ में आ गई कहानी क्या है भूदान ग्रामदान मूवमेंट, सिंपल। तो आपको एक स्टोरी पता होना चाहिए, उसके कैरेक्टर्स क्या क्या है, तो बस वही श्री रामचंद्र रेड्डी दान देने वाले थे, विनोबा भावे दान दिनवाने वाले थे, पोचमपल्ली वो जगह थी जहां से भूदान ग्रामदान मूवमेंट शुरू हुआ था। सिंपल। गॉट इट। अब सुनो आगे की कहानी। तो इस चैप्टर के जो प्रैक्टिस कीवर्ड्स हैं, जैसे स्लैश एंड बर्न, प्लांटेशन फार्मिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन, मिलेट्स, ये मिलेट्स जो है, मिलेट्स के अंदर ज्वार बाजरा रागी आ जाएंगे, जैसे ज्वार बाजरा रागी। ठीक है, फाइबर क्रॉप्स होती हैं, तो फाइबर क्रॉप्स वो होती है जिनसे कपड़ा बनता है, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ठीक है, जूट हो गया। सेरिकल्चर मतलब क्या होता है, ये भी, हाँ, सेरिकल्चर भी एक टर्म है चैप्टर में, कि सिल्क भी क्या होता है, खेती करके ही प्रोड्यूस किया जाता है, बस वो पेड़ पे नहीं लगता है, उसको सिल्क वर्म्स जो होते हैं कीड़े, रेशम के कीड़े, वो बनाते हैं। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लैंड रिफॉर्म, भूदान ग्रामदान, गोल्डन फाइबर, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो चैप्टर के थे डाल दिए। अब थ्योरी पार्ट कहां से बनता है, जैसे कमर्शियल फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, कमर्शियल फार्मिंग, ये थ्योरी पार्ट पे क्वेश्चन बनते हैं इनके। फिर क्या मेन क्रॉपिंग सीजन जो है, तो राबी खरीफ जैद, तो ये राबी खरीफ जैद के मेन क्रॉपिंग सीजन हो गए। फिर वीट और राइस वाली दो ऐसी क्रॉप है जिन पे थ्योरी क्वेश्चन अगर बन सकता है तो बनेगा। पैटर्न वही रखना है आपको ध्यान, कि सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, क्रॉपिंग सीजन कौन सा रहता है, वही वाला पैटर्न है अपना। ठीक है, वीट और राइस पे थ्योरी क्वेश्चन अगर बन सकता है तो बनेगा, नहीं तो बाकी सारी क्रॉप्स में मेजरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आते हैं। और अगर क्वेश्चन आ भी रहा है तो मैंने कुछ कुछ आपके रेफरेंस के लिए डाल दिया, जैसे पल्सेस वगैरह, ये वो। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या है वो, और ये सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे 2019 में ये पूछ लिया था कि, अब ऐसे तो अब नहीं क्वेश्चन आते, लेकिन 2019 में पूछा था कि इनमें से राबी कौन सा है, खरीफ कौन सा, आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के सारे क्वेश्चन देख लो, ये 2020 के सारे क्वेश्चन देख लो। देखो तो क्या हो रहा है, मैं आपको जो बता रहा हूं, इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, कमर्शियल फार्मिंग के फीचर, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, तो थ्योरी पार्ट उतना ही है, क्रॉप्स से थ्योरी पार्ट नहीं आता है, ध्यान रखना, क्रॉप्स अच्छे से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बनते ज्यादा। ठीक है, ये वो तुम्हारा 2021 के पेपर में एक 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आता था, पैसेज बेस्ड वाला। ठीक है, टर्म 1 में आया था, ये स्लैश एंड बर्न पे आ गया था। 2023 के क्वेश्चन, 2024 के क्वेश्चन, अगेन वही है, देख लो सारे क्वेश्चन। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस पूछा है, जेड, राबी खरीफ जैद, राबी क्रॉपिंग सीजन के फीचर पूछ लिए, मिलेट्स का जैसे पूछा है, इसके लिए मैंने मिलेट डाल दिया एक। ठीक है, ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ टी,
इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो इसमें टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है, क्लियर है? छुट्टी छुट्टी ना करो, कोई डाउट? जाओ, दी तुम्हें छुट्टी 3 दिन की, याद मेरी आओगी तो पता लगेगा। अब 3 दिन बेटा कोई क्लास नहीं अपनी 3 दिन में, लेकिन तुम्हें मैं काम देके जा रहा हूं, एक टेस्ट दूंगा, एक टेस्ट पेपर नंबर 3 भी दूंगा सब्जेक्टिव, और एक ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, और टेस्ट पेपर नंबर 2 जो है उसके आंसर की आ जाएगी, ठीक है? हैप्पी बर्थडे इन एडवांस वाले जितने बच्चे हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हें 4 तारीख को लाइव मिलूंगा ह्यूमैनिटीज वाले चैनल पे, ध्यान रखना, कुछ सरप्राइज वहां है, ठीक? ओके, 7 बजे छोड़ दे, जाओ, आजाद किया तुम्हें यार। छुट्टी छुट्टी का वो मत लगाया करो गाना, फाइन। देखो, हमने एक सफर शुरू किया था 45 दिन का, उस 45 दिन में से 30 दिन तुम कवर कर चुके हो मेरे दोस्त, मात्र 15 दिन और है, बस डटे रहना है, अभी गिव अप नहीं करना है, ठीक है? चलो मिलते हैं अब अपन ज्योग्राफी के बाद, कौन सा चैप्टर है अपना, हिस्ट्री का चैप्टर है शायद, प्रिंट कल्चर वाला, उसके साथ मंडे के दिन। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ कर रहा हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल, बाय बाय, ठीक है?